नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल NCERT स्पेशलिस्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज आपको हम पढ़ाएंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि ये टॉपिक समझ गए तो आपकी बहुत सारी जो कमियां हैं, समस्याएं हैं, वो सब के सब दूर हो जाएंगी। तो इसको समझते हैं और इसको हल करेंगे, क्योंकि वैसे हमारे पास जो टाइमिंग की प्रॉब्लम रहती है लाइव क्लास लेने में, तो इसलिए हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो ही प्रोवाइड करवाते हैं। तो रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड कैसे होंगे आपको, इसके लिए हमारे चैनल पर बने रहना होगा और नोटिफिकेशन को ध्यान में रखना होगा कि कब हम नया वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो हो सकता है वो आपके ब्राउज फीचर में शो कर जाए, या आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। और आप जब नोटिफिकेशन बार को चेक भी करेंगे तो भी वो वीडियो हमारे शो करेंगे कि हाँ, हमने आज ये वीडियो अपलोड किया है। ठीक है, तो वैसे आपने इस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा और इससे पहले भी अपने कक्षाओं में, विद्यालयों में जाना होगा। और वो जो कुछ नहीं पढ़े, नहीं जाने हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। और तो और यदि अपने स्कूलों में कुछ कमियां रही हों तो वो यहाँ पूरा करवा सकते हैं आप। और बहुत सारे हम देखते हैं विद्यालयों में अध्यापक खुद से कोचिंग पढ़ने के लिए बच्चों को दंडित भी करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा उन अध्यापकों को नहीं करना चाहिए। तो आप उनकी शिकायत भी कर सकते हैं यदि आपके कहीं आसपास ऐसा होता नज़र आता है तो। ठीक है, उसको आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ऐसे अध्यापकों के खिलाफ़ एक मुहिम बहुत सारी चल रही हैं, तो ऐसे अध्यापक अपना ये रवैया बदल देंगे। ठीक है, यदि आप जागरूक नहीं होंगे ऐसा करने में तो फिर आपको समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन आपको जागरूक होना है, यही हमें शिक्षा दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। तो देखिए, जैसा कि चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, तो ये रैखिक समीकरण होता क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं समीकरण की, कि रैखिक समीकरण तो बाद में, समीकरण उससे भी पहले है। तो ये समीकरण क्या होता है तो हम जानेंगे आज। समीकरण यानी कि इक्वेशन। ठीक है ना, ये समीकरण यानी इक्वेशन, ये क्या होता है? तो इसको समीकरण, अभी हमें एग्जैक्टली कुछ नहीं पता है, लेकिन हम अब बता रहे हैं आपको। देखो, हम कुछ कहते हैं मेरी आयु आपसे 2 गुनी है। ठीक है ना, मेरी आयु आपसे 2 गुनी है, यानी हमने आपसे एक संबंध बताया। और संबंध किसके अनुसार? एक कथन के अनुसार। तो यही संबंध को अगर हम जब गणित के भाषा में दर्शाते हैं तो एक बराबरी का चिन्ह दर्शाया जाता है। यानी हम और आप यदि बराबर कर रहे होंगे, कब होंगे? कि हमने कहा मेरी आयु आपसे 2 गुनी है, कि मैं आपसे 2 गुना आयु का हूँ, तभी तो बराबर होगा। ठीक है ना, तो इसको शो करने के लिए समीकरणों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, समीकरण की परिभाषा क्या होगी? तो जो समीकरण होता है ये होता है एक प्रकार का कथन, तो हम कह सकते हैं यानी ऐसा कथन जिसमें बराबर का चिन्ह होता है, यानी समीकरण कहलाता है। अब देखिए, यहाँ कथन एक प्रश्न शब्द नया मिला। कथन क्या होता है? देखो, कथन एक प्रकार का ऐसा शब्द होता है जो खुद में, स्वयं में एक कंप्लीट मीनिंग यानी संपूर्ण अर्थ प्रकट करता है, वो होता है कथन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि समीकरण एक प्रकार का ऐसा कथन होता है जिसमें बराबर का चिन्ह होता है। अब देखिए, एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। जैसे समीकरण को हम 3x² + 2 = 0। अब यहाँ तो ये देखो द्विघात समीकरण हमने लिखा, लेकिन बराबर का चिन्ह होने से हम कह सकते हैं कि ये समीकरण है। ठीक है ना, अगर हम लिख दें 3x + 2 = 0 तो भी ये समीकरण है। अब 2y + 3x
बराबर 0, तो भी ये समीकरण है, बशर्ते इसमें दो चर हो गए, ठीक है ना। ax प्लस by प्लस सी, ये एक समीकरण का दो चर वाले का रूप हो गया। इसमें भी देखो चर ये हो गए, ठीक है ना। तो ये समीकरण हो गया, बराबर का चिन्ह है तो समीकरण है, बस कुछ नहीं, ठीक। अब हम जान रहे कि समीकरण कैसे बनता है, यानी एक कोई कथन होता है जिसमें बराबर का चिन्ह होता है, समीकरण कहलाता है। अब देखो यहाँ पर एक हमें विशेषता नज़र आ रही है कि हमने बीजगणित का प्रयोग करते हुए लिखा। बीजगणित में कैसे लिखा, अब ये जो हमने प्रयोग किया ये कुछ व्यंजक है, व्यंजकों को प्रयोग किया और उसमें बराबरी का शो किया, तो ये बने जा करके समीकरण, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या कहा, रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात एक होती है, रैखिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। ये एक लिखा है, ठीक। ये अब देखो एक घात होने से क्या संबंध है, अब हम समझ सकते हैं। जैसे देखिए हमने लिखा 2x प्लस का 3 बराबर 0। अब देखो चर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, ये कोई मायने नहीं रखता, बस मायने रखेगी इसमें घात। यहाँ चर x है, x की घात अधिकतम कितनी होना चाहिए, 1, तो रैखिक समीकरण है, ठीक है ना। अब जैसे हमने इधर लिखा 2x प्लस 3y बराबर 0, चर की अधिकतम घात कितनी है, देखो यहाँ x की यहाँ भी 1, y की भी घात 1, तो ये हुआ रैखिक समीकरण के कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। बस ये एक चर वाला है, ये दो चर वाला है, तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। अब बात करते हैं कि समीकरण के हल क्या होते हैं, ठीक है, समीकरण के हल पर। अब देखिए हम बात कर रहे हैं समीकरण का हल यानी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये क्या होता है। तो एक बात हमें ये ध्यान में रखना है कि जो समीकरण होगा उसका हल जो होगा वो उस समीकरण में चर के मान होते हैं, जो वही समीकरण का हल होते हैं, ठीक है। यहाँ हमने क्या कहा, चरों के मानों को समीकरण का हल कहते हैं जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ हमने लिखा 3x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है ना। चलो 0 रख लिया, तो यहाँ x का मान कितना होना चाहिए कि 0 आ जाए, यानी समीकरण का हल वो मान होते हैं जो अगर हम उस चर के स्थान पर रख दें और समीकरण दोनों पक्षों में बराबर हो जाए तो वो होता है समीकरण का हल, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर x बराबर -1 रख दें, ठीक, अगर हम यहाँ x बराबर माइनस रख दें तो हम देख रहे हैं x बराबर -1 रखने पर -1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x, नहीं देखो x बराबर -1 रख रहे हैं तो 3 × -1 प्लस का 3 बराबर 0, तो -3 और ये प्लस का 3 बराबर क्या आ गया 0, ठीक। तो ये 0 बराबर 0 आ गया, यानी दोनों पक्ष बराबर हो गए। इसका मतलब है कि ये जो x बराबर -1 है समीकरण का हल है, और यहाँ से भी आप x का मान निकालिए तो कितना आएगा -1 ही आएगा। देखो 3 को इधर लाओ तो -1 -3 और 3 गुणा में इधर बटे में आएगा -3/3 -1 आएगा कट करके। तो ये इस तरीके से हमें पता चला कि -1 जो है ना समीकरण को संतुष्ट कर, इसलिए इसका हल हो जाएगा, ठीक। रैखिक समीकरण का हल यानी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये क्या होगा, तो हमने लिखा चर के वे मान जो रैखिक समीकरण को संतुष्ट करें रैखिक समीकरण का हल कहलाते हैं। अब चर के वे मान कौन से होंगे, अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने लिखा 3x प्लस 6 बराबर, चलो 3 कर देते हैं, ठीक है ना, यानी 3x
प्लस 6 बराबर 3। तो यहाँ चर का कोई ऐसा मान होगा जो इसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब कि ये जो है 3 के बराबर आ जाए। तो x का मान वो क्या होगा? तो अगर हम देखें यहाँ पर x बराबर -1, अगर x बराबर -1 देखें तो इस समीकरण का हल है, का हम कह सकते हैं हल है। अब ये कैसे पहचानेंगे? हम कह सकते हैं जो समीकरण को संतुष्ट करता है, ठीक है ना। संतुष्ट कैसे करता है? अब देखो यहाँ से x बराबर -1 अगर हम इसमें रखें, ये हम आपको रख के दिखा रहे हैं, 3 × -1 प्लस का 6 = 3 है। यानी दोनों पक्ष समीकरण में क्या होता है? दोनों पक्ष बराबर करने होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये 3 × -1 -3 प्लस का 6 बराबर 3 आ जाएगा। अब देखो 6 में 3 लेस कर दो तो कितना चाहिए? 3 बराबर 3, दोनों पक्ष बराबर आ गए। इसका मतलब ये x का मान है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2x प्लस का 3y बराबर 5, ठीक। अब इसमें ऐसा कौन सा मान होगा जो कि इसको संतुष्ट करे? तो हम कह सकते हैं x बराबर 1, y बराबर 1 समीकरण को संतुष्ट करते हैं। भाई ये संतुष्ट क्यों करते हैं? अब देखो x के प्लस वैल्यू हम 1 रख देते हैं और y के प्लस में भी 1। तो अब देखो इसको अगर हम देखें 2 × 1 प्लस का 3 × 1 बराबर 5, ठीक। तो 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3 प्लस 5, तो 5 बराबर 5, दोनों पक्ष बराबर आ गए। यानी x बराबर 1 y बराबर 1 क्या है? इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, तो ये हल है। अगर संतुष्ट ना करते, संतुष्ट करने का तो होता है LHS और RHS बराबर आ जाएं तो हल है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ ये बात पता चली कि ये भी समीकरण के हल हुए, ठीक। अब समीकरण को हल करने की अलग अलग विधियाँ हैं। कुछ नियम हम जान लेते हैं, जैसे कि अगर हम किसी भी समीकरण में दोनों पक्षों में, अब जैसे हम एक समीकरण का रूप लेकर समझा रहे हैं, जैसे ax प्लस b बराबर हम मान लेते हैं 0, ठीक है ना। पहला विधि, अगर इसमें हम किसी संख्या, समान संख्या को दोनों पक्षों में जोड़ें, ठीक। दोनों पक्षों में जोड़ने का मतलब जैसे ax प्लस b प्लस का इसमें हम कोई चलो r जोड़ देते हैं, तो 0 प्लस r दोनों पक्षों में हमें करना होगा। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये एज इट इज रहेगा। जो ये चीज़ था वही ये है, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और हल करना भी बिल्कुल सेम हो जाएगा। ये करते कब हैं? जब हम कोई फार्मूला या कुछ करते हैं तभी ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर यही रूप में, ठीक, बराबर 0 है, इसमें हम क्या करें? दोनों पक्षों में कोई समान चीज़ घटा दें, जैसे ax प्लस b माइनस r, और इधर भी 0 माइनस r करें तो भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये एज इट इज बना रहेगा। यानी दोनों पक्षों में समान चीज़ घटाई भी गई तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तीसरा, अगर हम ax प्लस b बराबर 0 में क्या करें? ax प्लस b, ठीक है ना, इंटू r से दोनों पक्षों में गुणा कराएं और इधर भी 0 × r कराएं
तो भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये एज इट इज बना रहेगा। अगर यही चीज़ इधर ax प्लस बी बटे आर यानी किसी संख्या से भाग दें, नहीं पहले ये एज इट इज रखो, तो अब देखो इसमें हम भाग देते हैं, तो ax प्लस बी डिवाइडेड बाई आर बराबर 0 डिवाइडेड बाई आर, तो भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये जो है ना नियम सेम रहेगा। और इस तरीके से हम समीकरण में एल्गोरिथम या प्रोसेस अपना करके सवालों को बड़ा आसान बना सकते हैं और हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो बाकी के जो बचे हैं वो अगली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में बताएंगे। और उसमें ग्राफ वगैरह बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम कापी और पटरी प्रकार का यूज़ करेंगे, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। और उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और प्लेलिस्ट पर जाकर के भी आप वो वीडियोस देख सकेंगे। तो चलिए फिर हल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।